7 देश भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ज़्यादातर अफ़गानिस्तान और पूर्वी ईरान, ये वो देश थे जिन्हें मिलाकर सम्राट अशोक ने एक अखंड भारत की स्थापना की थी। और वो ऐसा कर पाए क्योंकि उनके पास इतिहास की वो ताकत थी जिसे हरा पाना लगभग नामुमकिन था। ये थी द मौर्यन आर्मी। ये उस वक्त धरती पर मौजूद सबसे बड़ी सेना थी जिसके 4 प्रमुख हिस्से थे: 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 8,000 रथ और 9,000 हाथी। इनके अलावा 2 हिस्से और थे, नेवी और ट्रांसपोर्टेशन एंड लेबर। लेकिन ये मुख्य फौज का हिस्सा ना होकर उनकी मदद करते थे। लेकिन इतनी बड़ी सेना आखिर काम कैसे करती थी और कैसे ये दुनिया की सबसे मजबूत फौज बनी जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीत लिया। इतनी बड़ी सेना को संभालने के लिए सबसे पहले ज़रूरत थी एक चीफ ऑफ डिफेंस यानी सेनापति की, जो इन चारों फौजों को लीड कर सके। सेनापति चारों में से किसी भी फौज का हिस्सा हो सकता था जिसे सीधा राजा चुनता था। लेकिन सेनापति चुने जाने के लिए ज़रूरी था कि वो लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले सारे हथियार चलाना जानता हो, पैदल सैनिकों के अलावा हाथी, घोड़े और रथ को भी चलाने में माहिर हो, और जो आखिरी दम तक अपनी सेना के साथ खड़ा रहे। सेनापति बनने के बाद उसका काम होता था किसी भी सिचुएशन में अपनी सेना में मेंटेनेंस और डिसिप्लिन बनाए रखना और अपनी सेना की हर ज़रूरत को पूरा करना। लड़ाई के दौरान सेनापति अपने हिसाब से समय, स्थान और मौसम को चुन सकता था। वो अपनी चारों फौजों को अलग अलग तुरही और झंडे देता ताकि सब लोग फौज में बनी अलग अलग फॉर्मेशंस को पहचान सकें। सेनापति के नीचे चारों फौज के चीफ कमांडर काम करते थे, जिन्हें अपनी फौज की हर चीज़ के बारे में जानकारी होती थी। और इनके नीचे हर फौज में अलग अलग टुकड़ियाँ होती थी जो अपने अपने काम में माहिर थी। इस फौज में लगभग 9,000 हाथी थे और ये इस सेना का सबसे ज़रूरी हिस्सा थी। एक राजा की जीत या हार मुख्य तौर पर इसी फौज पर निर्भर करती थी और इसीलिए सम्राट अशोक ने पूरे भारत में हाथियों के पालन के लिए जंगली ज़मीन को रिजर्व कर रखा था ताकि हाथी पूरी आज़ादी के साथ इन जंगलों में विकसित होते रहें। दूसरी 3 फौजों के बजाय इसमें चीफ कमांडर के अलावा एक और प्रमुख आदमी था, चीफ एलिफेंट फॉरेस्टर। ये अपनी एक अलग टुकड़ी रखता था। इसका काम था जंगल में जाकर सबसे बेहतरीन हाथियों को लाना ताकि उन्हें फौज का हिस्सा बनाया जा सके। ये टुकड़ी उनका ध्यान रखती, उनकी सुरक्षा करती और उनका पूरा रिकॉर्ड अपने पास रखती। जंगल से लाए गए उन चुनिंदा हाथियों के बाद काम शुरू होता चीफ कमांडर और उसकी फौज का। सभी हाथियों के रहने के लिए एक स्पेशल जगह बनवाई गई थी जिसमें खाने पीने और सोने के लिए जगह और एक यूरिनल सिस्टम था। साथ ही इन सब चीज़ों के मेंटेनेंस के लिए कामगार रखे गए थे। सभी हाथियों को दिन में 2 बार नहलाया जाता था और हेल्थ केयर के लिए डॉक्टर भी उपलब्ध थे। सुबह के समय इन्हें रहने की जगह से दूर शहर के बाहरी तरफ रोज़ाना ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता, जिसमें इन्हें अलग अलग आवाज़ और इशारों को पहचानना और अटैक और डिफेंस के लिए काम करवाना सिखाया जाता था। सैनिकों की तरह सभी जानवरों के लिए भी अलग अलग तरह के बेहतरीन और उम्दा किस्म के कवच बनाए जाते थे ताकि लड़ाई के दौरान उन्हें कम से कम नुकसान हो और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा। इस फौज में करीबन 30,000 घोड़े और घुड़सवार थे। पूरे भारतवर्ष से घोड़े इस सेना में भर्ती के लिए लाए जाते थे। कुछ के लिए स्पेशल ब्रीडिंग करवाई जाती थी ताकि इनकी और अच्छी नस्लें पैदा हो सकें। इसके अलावा इनमें से कुछ घोड़ों को लोगों को बेचा भी जाता था। हाथियों की तरह इनके लिए भी रहने, खाने पीने और हेल्थ केयर की वो सारी सुविधाएं थी। लेकिन खाने पीने के मामले में इनका खास ध्यान रखा जाता था ताकि ये ज़्यादा मोटे या पतले ना हों और फिट रहें। ट्रेनिंग के लिए इनका भी रोज़ाना का रूटीन था जिसमें सभी घोड़ों को सैनिक अपने साथ साथ लड़ने की ट्रेनिंग देते थे। सभी फौजें अपने साथ रहने वाले जानवरों को साफ सुथरा रखने पर खास ध्यान रखती थी। समय समय पर उनके बाल और नाखून काटती और जब हाथियों के दांत ज़्यादा बढ़ जाते तो 2 से 5 साल में उन्हें भी काट कर थोड़ा छोटा कर दिया जाता। इस फौज में 8,000 रथ थे। इसमें भी घोड़े और सैनिकों से संबंधित सारी चीज़ें एक जैसी थी। वजह इसके कि सैनिकों को रथ पर चढ़कर लड़ाई करनी होती थी। चीफ कमांडर का काम होता था रथों के कारखाने बनवाना और ये देखना कि वो कैसे उन्हें बेहतर बना सकते हैं। सभी रथ करीबन 7 फुट ऊंचे और 4.5 से 9 फीट लंबे हुआ करते थे, जिनमें ट्रेनिंग खास तौर से तीर धनुष और भाले को रख कर दी जाती थी क्योंकि यहाँ इन्हें सबसे बेहतरीन तरीके से काम में लिया जा सकता था।
समय समय पर फौज में रथों की मेंटेनेंस और नए रथ जोड़े जाते थे ताकि फौज किसी भी मामले में कमज़ोर ना रहे। लेकिन सबसे खास चीज़ यहाँ ये थी कि घुड़सवार जहाँ प्राइमरली घोड़ों का इस्तेमाल करते थे, वहीं रथों में घोड़ियों और जंगली सांड का इस्तेमाल भी किया जाता था। संख्या के मामले में ये फौज सबसे बड़ी थी, जिसमें करीब 6 लाख अलग अलग तरह के पैदल सैनिक थे। कोई भी नागरिक अगर वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो इस फौज का हिस्सा बन सकता था, चाहे वो किसी भी वर्ग या जाति से हो। उनमें किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। चीफ कमांडर अपनी फौज के लिए कारखाने लगवाता, जिसमें हर तरह के बेहतरीन हथियार, कवच और युद्ध के लिए मशीनें बनाई जाती थी। हर हथियार पर राजवंश की मुहर होती थी। इसके अलावा समय समय पर उनकी अच्छे से जांच की जाती थी और हर सैनिक की जिम्मेदारी थी कि वो अपने हथियार और सेना द्वारा दी गई चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखे। सभी फौजों के सैनिकों को खर्चा पानी राजघराने की ओर से दिया जाता था, जैसे खाने के लिए राशन, महीने का वेतन और हेल्थ केयर के लिए सारी सुविधाएं। इस फौज में कई तरह के अलग अलग डिवीज़न होते थे जो अलग अलग हथियार चलाना जानते थे। पहाड़, घाटियों, जंगलों, रेगिस्तानों, खुले मैदानों और अलग अलग मौसम में जो सैनिक अपने हिसाब से सबसे बेहतरीन तरीके से लड़ सकता, उसे उसी तरह के डिवीज़न का हिस्सा बनाया जाता था। सभी सैनिक रोज़ाना सुबह शाम अपने हथियारों के साथ ट्रेनिंग किया करते थे और जब लड़ाई का समय नहीं होता तो सैनिकों को फिट रखने पर खास ध्यान दिया जाता था। सभी अलग अलग डिवीजन्स के लिए अलग अलग पोशाक होती थी ताकि उन्हें एक दूसरे से अलग पहचाना जा सके। इसके अलावा कुछ खास मौक़ों पर जब कोई उत्सव या राज यात्रा होती तो सभी जानवरों को भी बेहतरीन रंग बिरंगे पोशाक और रंगों से सजाया जाता था। युद्ध के मैदान में हर एक फौज का अलग काम होता था। घोड़े दूर तक दौड़ लगा सकते थे, इसलिए घुड़सवार पहला हमला करके अपनी सेना के लिए रास्ता बनाते थे। इनका काम होता था दुश्मन की फौज को चारों तरफ से घेर कर रोकना और अपनी फौज को सुरक्षित करना। ये अपनी सभी फौजों की टूटी टुकड़ियों को वापस जोड़ते और दुश्मन को डराने के लिए तेज आवाज़ें निकालते। हाथियों को सेना में सबसे आगे और पीछे रखा जाता था ताकि अगर कोई अचानक से हमला करे तो उसे आसानी से संभाला जा सके। इसके अलावा ये दुश्मन की सेना में डर पैदा करते थे। इनके बड़े शरीर के कारण इन्हें सबसे मुश्किल जगह में इस्तेमाल लिया जाता, जहां दूसरी फौजों के लिए खतरा ज़्यादा होता था। ये सामने वाले की किसी भी सुरक्षा को तोड़ सकते थे, उसकी सेना को कुचल सकते थे और पहाड़ी या ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में भी बेहतरीन तरीके से लड़ सकते थे। इसीलिए ये अपने पहले हमले में ही सामने वाले की ज़्यादातर सेना को पछाड़ देते थे। इन्हें युद्ध जीतने के बाद दुश्मन की सारी दौलत ढोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी तरफ रथ सारी फौजों की सुरक्षा करते थे। जिस ज़मीन पर ये अच्छे से दौड़ पाते हैं वहाँ ये आगे, पीछे या एक जगह डटकर दुश्मन की फौज से लड़ते थे। पैदल सैनिक अपने डिवीज़न के हिसाब से अलग अलग हथियार चलाना जानते थे। सभी अलग अलग जगहों पर लड़ने में माहिर थे, इसीलिए पहले से अपनी पोजीशंस को लेकर पूरे युद्ध के मैदान में हर जगह लड़ते रहते। ये पूरी सेना इतने बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करके लड़ती थी कि इसे हरा पाना लगभग नामुमकिन था। और इसी तरह इसने लगभग 100 सालों तक लड़ते हुए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीत लिया था।